हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मजामा कतई बिल्कुल। चलिए, अब मजे मजे में हमने चैप्टर्स तो खत्म कर लिए हैं। हमारे टिश्यूज चैप्टर जैसे हम कर चुके हैं। अब हम उसकी टेस्टिंग लेते हैं। आप लोगों को कितना समझ आया, कितना याद है, क्या कुछ हो गया है, करें? चलो करते हैं शुरुआत हमारे एमसीक्यू के सीरीज की और देखते हैं कि हमें कितना याद है, हमने कितना कुछ रिटेन किया है। चलिए जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलाइक इन फॉर्म, फंक्शन एंड ओरिजिन आर कॉल्ड। क्या बोलेंगे उन्हें? वही मैंने क्या कहा था, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन फिर बाद में काफी सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? पूरा ऑर्गन सिस्टम। बिल्कुल जी, हाँ जी, ठीक है। ये होता है हमारा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर, कि अलग अलग सेल्स आपस में क्या करती है, बात करती है और कहती है हाँ तू भी ये काम कर रही है, मैं भी ये काम कर रही हूँ, तो हम सब एक ग्रुप बना लेते हैं ना। एक पर्टिकुलर एक काम करने वाली सेल से एक ग्रुप बना लेती है, दूसरा काम करने वाली दूसरी बना लेते हैं ग्रुप। तो वो ग्रुप मिलके क्या बन जाता है? उस ग्रुप को हमने बोला टिश्यू। फिर आपस में काफी सारे टिश्यूज मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन्स फिर काफी ऑर्गन्स मिलके पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे कि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं? आपकी इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो रही है, आपका स्टमक इन्वॉल्व हो रहा है, बिल्कुल जी, है ना। साथ के साथ आपकी क्या हो रही है? पैनक्रियाज भी इन्वॉल्व हो रही है, लीवर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो सब ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं? आपका कौन सा सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम, दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हुई बात क्लियर? तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल जो क्या है, उस ग्रुप में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी कैसी हैं? अलाइक। मतलब अलाइक का मतलब क्या होता है? लगभग सी सेम है। किसमें? अपने काम करने में, और उनका ओरिजिन भी, मतलब जहां से वो पैदा हुई हैं, जहां से वो ओरिजिनेट हुई हैं, ये सब क्या है? सेम है, बिल्कुल जी। तो वो क्या चीज है? डेट इज अवर टिश्यू। पता लग गया इसका आंसर क्या आएगा? ए आता था आप लोगों को? बिल्कुल बढ़िया जी मैम, आता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? याद है किसी को? दो टिश्यू में बांटा था हमने, एक तो ऐसे, हाँ मैम हम तो डिवाइड करेंगे, हम तो और नई सेल्स बनाएंगे, उनको हमने क्या बोल दिया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ ऐसे हो गए, नहीं हमें तो डिवाइड नहीं करना, हमें टेंशन लेनी ही नहीं है, हम अपना काम करेंगे और बैठे हैं मस्ती से। हमने उन्हें क्या बोला? परमानेंट टिश्यू, क्योंकि वो जीवन में परमानेंट हो गए हैं, है ना, कोई ज्यादा इधर उधर एक्टिविटी नहीं दिखा रहे। ठीक है जी। तो अभी मैंने क्या बोला? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप जो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, मतलब न्यू सेल्स बना रहा है, फॉर्मिंग न्यू सेल्स। कोई बात क्लियर जी? हाँ जी। चलिए तो अब देखो ऑप्शन, देखते हैं क्या आएगा आंसर। इज मेड ऑफ सेल्स दैट आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इनकेपेबल मतलब कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने की, सेल डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये तो बात ही उल्टी होगी मैम, हमने तो कहा कि सेल डिवाइड करेगी, तो ये तो होएगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, हाँ यही बात है, सेल डिवीजन के ऐसी सेल्स की बना हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। एक ही तरीके की सेल के बना हुआ है? नहीं, अलग अलग हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल जी, तो ये बात भी गलत है। इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा टाइप की बनी हो सकती है, ये बात उतनी ज्यादा चीजें नहीं हो रही। मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में हमने टिश्यू को बांटा किस बेसिस पे? कि उस टिश्यू की सेल्स डिवाइड करेंगी या नहीं करेंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। हुई बात क्लियर? ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर, बता सकता है कोई? एनीवन? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनका न्यूक्लियाई कैसा होगा? छोटा, बड़ा, मीडियम साइज? ऑब्वियसली छोटा होगा, है ना, क्योंकि उन्हें डिवाइड करना है लगातार।
तो उनको ज्यादा ग्रोथ का टाइम नहीं मिलता या बड़ा होगा। कोई बता सकता है? देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल है, मतलब ऐसी सेल जो डिवाइड कर रही है ना, ये बात है। अब मानो ये सेल है, ये अपना डीएनए वगैरह सब डबल करती है, मान लो इसने ऐसे करके डबल कर दिया, फिर ये आगे जाके क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में कैसा है, लार्ज साइज है। हुई बात क्लियर? तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज मेड अप ऑफ। मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, उसकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, बता सकता है कोई? अब देखो सेल वॉल तो किस चीज की बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन में किसकी सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है बैक्टीरिया की। याद है आप लोगों को? सेल्यूलोज की किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है हमारे प्लांट्स के अंदर। प्रोटीन की सेल वॉल थोड़ी ना होती है मैम, अमीनो एसिड्स तो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे और क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मैम सेल्यूलोज। हुई बात क्लियर? ठीक है जी, चलिए। पैरेन्काइमा व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड। पैरेन्काइमा जो आपका मेनली मेजर जो आपका कैविटी एरिया जो है, मेजर जो खाली स्पेस है ना, उसको कौन कवर करता है, डेट इज अवर पैरेन्काइमा सेल्स, है ना। मेजर जो टिश्यू है वो पैरेन्काइमा होता है ना। और अगर इसी पैरेन्काइमा में जो सेल्स हैं वो कैसी हो जाए, ग्रीन हो जाए। ग्रीन क्यों हो रही है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौन सा ऑर्गेनेली आ गया है, क्लोरोफिल। ये गलत बात, क्लोरोफिल बोला तो क्या आएगा मैम, बता सकता है कोई? प्लास्टिड। हाँ जी प्लास्टिड, पर्टिकुलरली कौन सा वाला प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। इस प्लास्टिड के अंदर जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का, उसका नाम है क्लोरोफिल। हुई बात क्लियर, समझ आई? क्लोरोप्लास्ट तो क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है, ये कोई आपका ग्रीन पिगमेंट नहीं है, याद रहेगी बात। जबकि क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट जो ग्रीन कलर दे रहा है ना। तो अगर पैरेन्काइमा में क्या आ जाए, ग्रीन कलर आ जाए, ग्रीन के कारण हमने क्या बोला, क्लोर, तो मतलब अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरेन्काइमा। इसका आंसर क्या आएगा, क्लोरेन्काइमा। आपको पता है कोलेन्काइमा तो क्या था, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो था कोलेन्काइमा, है ना जी। नेक्स्ट, क्लेरेन्काइमा कैसा था, डेड, जो डेड था, है ना। किस चीज, जिसके अंदर क्या थी आपके पास, लिग्निफाइड सेल वॉल थी, जो जिसकी सेल्स क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जिसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या है, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ। आसानी से बात है, आप वो याद करो, मैंने बताई थी पूरी टिश्यू को कैसे हमने डिफरेंशिएट किया था, याद है किसी को? हमने कहा था, पहले तो हमने कहा कि सेल डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, मेरिस्टेमेटिक या फिर परमानेंट। परमानेंट ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कहते हैं हमें तो डिवाइड करना ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं, हम परमानेंट हो गए हैं जीवन में, है ना। मेरिस्टेमेटिक ऐसी होती है जो कहती है हम डिवाइड करेंगे, फिर ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये टिश्यू कहाँ है, कैसे एरिया में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में बांटा था, दैट इज एपिकल, सेकंड वन इज द लेटरल, एंड थर्ड वन इज द इंटरकैलरी। कोई बात याद आई? एपिकल नाम से ही पता लग रहा है, एपिकल, एपिकल पे होगा, एपेक्स पे होगा, आखिरी के जो पॉइंट होंगे वहां पे होगा। अब मानो ये मेरा प्लांट है तो इसके टिप्स पे होगा, ऊपर वाली टिप हो या नीचे वाली, ऊपर वाली क्या होगी, शूट टिप, नीचे वाली क्या होगी, रूट टिप। तो हमें एपिकल मेरिस्टेम कहाँ देखने को मिलेगा, एपाइसिस में, और इसका काम क्या होगा, हाइट को इंक्रीज करवाना। बजाय कि लेटरल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा, ऐसे लेटरली, साइडों में, साइडवेज। इसका काम क्या होगा, हमारे प्लांट के डायामीटर को इंक्रीज करवाना,
या फिर बोल सकते हैं गर्थ को इंक्रीज करवाना। इंटरकैलरी का काम क्या होगा, बीच में जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, या फिर जैसे कि बेंडिंग हो जाती है किसी प्लांट की तो उसे वापस स्ट्रेट खड़े करने में किसका काम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेनली फॉर्म्स कोलेनजाइमा मेनली क्या बनाता है, क्या बना रहा है ये, हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस या फ्लोएम या इनर कॉर्टेक्स, बता सकता है कोई? ऑब्वियसली मैम क्या बनाएगा, दैट इज अवर इनर कॉर्टेक्स। हुई बात क्लियर? फ्लोएम एपिडर्मिस तो बनाने से रहा कोलेनजाइमा, है ना, कोलेनजाइमा एपिडर्मिस तो नहीं बनाएगा जी, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, परमानेंट टिश्यू डिफर फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन, जो परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अलग कैसे है, हमने इनको डिफरेंस ही किस बेसिस पे किया, इनको बांटा ही किस बेसिस पे कि हाँ परमानेंट टिश्यू तो क्या करेंगे हमारे पास परमानेंट रहेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, बजाय कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू के पास क्या है, इनके पास एबिलिटी ही नहीं है डिवाइड करने की, तो ये बात भी सही है मैम, बिल्कुल जी। नेक्स्ट, अटेनमेंट ऑफ डेफिनाइट शेप एंड साइज, ये क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू एक प्रॉपर अपनी क्या लेंगे, एक प्रॉपर अपनी शेप ले लेंगे, प्रॉपर अपनी जगह डिसाइड कर लेंगे, प्रॉपर सब कुछ सोच के कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ रहना है, मुझे सिर्फ इनसे बात करनी है, और अपने परमानेंट हो जाएंगे। वो नहीं कहते कि बड़े लोग हैं ये तो, है ना, जो क्या होते हैं बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, हर किसी से नहीं बोलते हैं, है ना, उसी तरीके से हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फालतू की बकवास अब नहीं करते हैं, ये स्टेबल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, है ना, इन्होंने किसको प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है। वही बात क्लियर, इसीलिए इन्होंने क्या अटेन कर ली है, इन्होंने क्या अटेन कर ली है, एक पर्टिकुलर शेप या फिर साइज, ठीक है जी, तो ये बात भी ठीक है। परफॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं ये, ठीक है, दैट इज ऑल ऑफ द अबोव, इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है जी। टिश्यू दैट इज एब्सेंट इन मोनोकोट इज, मोनोकोट के अंदर कौन सा टिश्यू हमें देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज अवर स्क्लेरेंगाइमा। हुई बात क्लियर, क्या देखने को नहीं मिलेगा, स्क्लेरेंगाइमा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ग्रिट ऑफ पियर इज फॉर्म्ड ऑफ, किस चीज का बना हुआ होता है, ये जो ग्रिट होता है ना, पियर आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार आता है, सीधी सी बात है, किस चीज का होता है, स्क्लेरेंगाइमा, जो स्क्लेरेंगाइमेटस टिश्यू होता है उस चीज का बना हुआ है। अब स्क्लेरेंगाइमा में भी हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो होती है स्क्लेरिड्स, एक होते हैं फाइबर्स, है ना, ये दो चीजें पढ़ी थी, याद है आप लोगों को। स्क्लेरिड्स मैंने क्या कहा था, ये थोड़े स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर ऐसे पोर्स से होते हैं, बिल्कुल जी। फाइबर्स मैंने कहा था इलोंगेट स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, है तो दोनों ही लिग्निफाइड, है तो दोनों ही डेड, लेकिन ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ग्रिट ऑफ पियर में क्या चीज है, दैट इज अवर स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेंगाइमेटस फाइबर तो है नहीं, ट्रैकिड्स और कंपेनियन सेल्स भी नहीं है। ट्रैकिड्स किसका एक कंपोनेंट है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ जाइलम। कंपेनियन की सेल किसका है, फ्लोएम का, ठीक है, तो इसका मतलब सीओडी तो आ नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट, विच वन इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल का इनमें से कौन सी चीज बनी हुई है, जी हाँ, स्क्लेरेंगाइमा तो पूरा टिश्यू ही डेड है, हाँ जी मैम। नेक्स्ट, ट्रैकिड्स में क्या है, ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों जाइलम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसका कंपोनेंट है, बिल्कुल जी, उसका कंपोनेंट तो है। साथ के साथ ये क्या है, मैंने बताया था जाइलम में जितने भी चार के चार कंपोनेंट होते हैं उसमें से ऑल कंपोनेंट्स आर क्या है, डेड है, क्या है, डेड है, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट किसके, किसके अलावा, दैट इज अवर जाइलम पेरेन्गाइमा। सिर्फ जाइलम पेरेन्गाइमा ही होता है जो उस टिश्यू के अंदर क्या है, लिविंग पार्ट है। तो अब इसने वही क्वेश्चन पूछा था, इनमें से डेड कौन कौन से, तो सारे हैं, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, डी। कभी भी ऑल ऑफ दिस देखते ही ऑल ऑफ दिस पे मार्क नहीं करेंगे, पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन के लिए ऑल ऑफ दिस डाला जाता है ताकि बच्चे जानबूझ के लिए गलत करें, लेकिन इसमें तो हमारा ऑल ऑफ दिस ही आंसर था, है ना। जो बच्चे ऐसे सोचते हैं ऑल ऑफ दिस आएगा, फटाफट से टिक लगा देते हैं, उनका तो ठीक हो गया यार, उनका फायदा हो गया, है ना। चलिए, जाइलम इज मेड अप ऑफ, किस किस चीज का, अभी बता रही हूँ कब से, जाइलम, ट्रैकिड्स, वेसल, ट्रैकिड्स, वेसल, तो ऑब्वियसली दोनों तो चीजें है ही है।
बिल्कुल जी। नेक्स्ट, चलो एक मिनट, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बता दिए एक कंपोनेंट हो गया जाइलम पैरेन्काइमा जो क्या है, लिविंग है ना। बाकी और तीनों कंपोनेंट्स और देख लेते हैं कौन कौन से। एक है क्या, जाइलम फाइबर्स, है ना। एक है जाइलम के लिए ट्रैकिड्स, एंड नेक्स्ट वन इज द वेसल्स। कोई बात क्लियर। तो ये तीनों कंपोनेंट क्या है हमारे पास, डेड है। कैसे हैं, डेड है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। कोई बात क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट, जाइलम इज मेड अप ऑफ बोथ ऑफ दीज, ये हम कर चुके हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ, किस किस चीज का बना हुआ है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ, वही चार कंपोनेंट्स तो इस टिश्यू में भी होंगे, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने कहा एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट किसके अलावा, डेट इज फ्लोएम फाइबर्स। ये पी कैसे सोता हुआ बना दिया मैंने है ना। फ्लोएम फाइबर्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डेट इज बास्ट फाइबर्स। सिर्फ यही क्या है हमारे पास, डेड है। क्या है ये, डेड है। बाकी सब क्या होंगे, लिविंग होंगे, चाहे वो क्या हो, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो, या फिर क्या हो, सीव ट्यूब, या फिर उसके साथ देने वाली सहयोगी, उसकी मित्र, उसकी सहपाठी, डेट इज कंपेनियन सेल, है ना। इसमें ये तीनों क्या है, लिविंग है। जिस तरीके से हमारे जाइलम के अंदर क्या होता है, एक कंपोनेंट के अलावा बाकी तीनों कंपोनेंट डेड होते हैं, उसी तरीके से हमारे फ्लोएम में क्या होता है, एक कंपोनेंट के अलावा बाकी तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। कोई बात क्लियर, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ऑफ दिस, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर एक सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है। अब एक मिनट हम पीछे चलते हैं, हम कुछ क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे थे, है ना, याद हो तो आप लोगों को, हमने एक नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ये तो हमारे रह गए यार, हम क्लासिफिकेशन पढ़ते पढ़ते बीच में कैसे कहाँ चले गए। तो देखो मैंने बोला था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने लोकेशन के बेसिस पे अलग अलग पार्ट में बांट लिया था, है ना। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं कि टिश्यू, हमने कहा ये वाले सेल्स, ये वाले टिश्यू का पार्ट क्या बोलता है कि हम तो डिवाइड ही नहीं करेंगे जी, हमने कहा ठीक है मत करो। फिर ये कहता है फिर हम दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। ये कुछ क्या होते हैं, कुछ तो सीधे साधे होते हैं, है ना, ये सिंपल, कुछ होते कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो सारी एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही है ना। बजाय कि कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, कॉम्प्लेक्स में एक पर्टिकुलर जो ग्रुप में एक पर्टिकुलर जो टिश्यू बना रही है ना, उसके अंदर जो सेल्स आ रही है उनका ओरिजिन अलग अलग है, इसीलिए हमने उन्हें क्या बोला, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या देखे, क्या आएगा, पैरेन्काइमा, जो क्या होता है, लिविंग होता है, मेजरली फाउंड होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, मेजर जो स्पेस होता है उसको कवर करता है। नेक्स्ट इज द कोलेनगाइमा, कोलेनगाइमा इज आल्सो सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसका काम क्या होता है, डाइकोट की स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है ना, एक तरीके से। नेक्स्ट इज द स्क्लेरेन्गाइमा, ये क्या है, बहुत, ये एक तरीके का डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसका काम आखिर में अब आपको पता है प्रोटेक्शन देगा, है ना। अब डेड का काम क्या बचता है, डेड का काम ही प्रोटेक्शन का होता है, आउटर कवरिंग लगा देंगे डेड की, बचाएगा, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स में फिर हमने कहा, एक तो हमने क्या कहा कि जो फूड को कैरी करेगा उसको हमने नाम दे दिया फ्लोम, दूसरा हमने कहा जो वाटर को कैरी करेगा उसका हमने क्या नाम दे दिया, डेट इज जाइलम। हुई बात क्लियर। तो हमने फ्लोएम के भी चारों कंपोनेंट देख लिए और जाइलम के भी। बता सकता है कोई मुझे दोबारा से, फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स, जिसका दूसरा नाम क्या था, डेट इज बास्ट फाइबर्स, बिल्कुल जी,
हाँ जी। नेक्स्ट सेकंड वन इज द, क्या है हमारे पास, सीव ट्यूब। क्या है, सीव ट्यूब। थर्ड वन इज द, इसकी सीव ट्यूब की साथी मित्र, घनिष्ठ मित्र है, डेट इज द कंपेनियन सेल। इतनी ज्यादा घनिष्ठ है कि इसने अपना न्यूक्लियस भी छोड़ दिया इसके भरोसे, सारा काम ही ये संभाल रही है सीव ट्यूब का, तब डिपेंडेंट है कतई, है ना। फोर्थ वन इज द, डेट इज द, क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो आप मुझे बताओ, सिर्फ एक यही क्या है आपके पास, डेड है, बाकी तीनों क्या है, लिविंग स्टेट में है। उसी तरीके से ये हमने पढ़ लिया फ्लोएम के कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ लेते हैं किसके, जाइलम के कंपोनेंट्स। जाइलम, फ्लोएम का काम क्या था, कंडक्ट फूड, फूड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फ से फूड, फ से फ्लोएम, याद रहेगा। जाइलम का काम क्या है, कंडक्ट वाटर, क्या कंडक्ट करेगा, वाटर को। कोई बात क्लियर जी। चलिए, तो जाइलम में सबसे पहले क्या आता है, जाइलम पैरेन्काइमा। इसके भी चार ही कंपोनेंट है जिस हिसाब से हमारे फर्स्ट फ्लोएम के थे। सेकंड वन इज द ट्रैकेट्स, थर्ड वन इज द जाइलम वेसल्स, फोर्थ वन इज द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। बिल्कुल यही चीजें हैं। तो इसमें क्या है, इसमें केवल हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो क्या है, लिविंग है। बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, डेड है। हुई ओवरव्यू मिला कुछ आप लोगों को, हाँ जी। चलिए, पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ, कैसा टिश्यू है, अभी तो मैंने बताया, इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल टिश्यू। कोई बात क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा इज सिंपल, तो फ्लोएम क्या है, पीछे देखो, अभी बताया पैरेन्काइमा क्या है, सिंपल है। फ्लोएम किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स वाले का, तो इसका मतलब वहां क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स, क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स, है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट, फ्लोएम इन द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, क्या बताया, क्या लेके जा रहा है, फ्लोएम माने फ से क्या होता है, फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, इसीलिए ये फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ किसको कंडक्ट करवाएगा, फूड को। क्या आंसर आएगा, ए। आता था आप लोगों को, अभी तो बताया था, आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमने कर लिए सारे के सारे। नेक्स्ट, which of the following is not an example of simple tissue in a plant? सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, that is कौन सा नहीं है सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने कौन से पढ़े, that is पैरेन्काइमा। Second one is the कोलेन्काइमा and the third one is the स्क्लेरेन्काइमा। सिर्फ यही पार्ट है किसके, सिंपल के। तो अब देखो, पैरेन्काइमा है तो इसका मतलब ये तो पार्ट है, कोलेन्काइमा भी है, स्क्लेरेन्काइमा भी है, लेकिन जाइलम तो क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली मैम सी। हुई बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग, जाइलम का कौन सा कंपोनेंट लिविंग है। पहले तो जाइलम के चारों कंपोनेंट बताओ मुझे, कितनी बार याद करवाए मैंने, अच्छे से याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज द जाइलम, क्या, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, थर्ड वन इज द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर जाइलम फाइबर्स भी बोल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा नाम से याद कर लो, पैरेन्काइमा क्या कहा था हमने, सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा क्या थी, लिविंग थी। तो इसका मतलब जाइलम के अंदर ये तीनों तो क्या है, डेड है, लिविंग क्या है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा। तो अब तो बता सकते हो आप, मैंने आंसर दे दिया।
जाइलम ट्रैकिड्स भी नहीं है मैम, वेसल्स भी नहीं है, जाइलम पैरेन्काइमा इज द राइट आंसर, दैट इज सी। हुई बात क्लियर? चलिए, which of the following component of phloem is absent in monocote stem? monocote stem के अंदर क्या चीज नहीं थी? That is, क्या चीज नहीं थी? sieve tubes नहीं थी, है ना? याद रहेगी जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फ्लोएम इज नॉन लिविंग। फ्लोएम के अंदर क्या है? पहले 4 कंपोनेंट के नाम बताओ। फर्स्ट वन इज द मैम सीव ट्यूब। सीव ट्यूब की सहभागी कौन है, सहपाठी कौन है? डेट इज कंपेनियन सेल। और फ्लोएम पैरेन्काइमा। Last but not the least, that is the bast fibers or the phloem sclerenchyma। हुई बात क्लियर? ठीक है जी। तो अब देखिए, हमने क्या देखा कि जो हमारे पास मोनोकोट होते हैं, है ना, उनके अंदर हमारे पास क्या सीव ट्यूब नहीं, कंपेनियन सेल्स नहीं है। फ्लोएम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, ठीक है, और क्या चीज इसमें है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सब क्या है? लिविंग है। नॉन लिविंग क्या है? सिर्फ बास्ट फाइबर्स। ठीक है, हम पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा दोबारा देखते हैं। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज एब्सेंट। बोले तो नहीं है, किसके अंदर? पर्टिकुलरली मोनोकोट स्टेम के अंदर, है ना। क्या चीज नहीं है? सीव ट्यूब तो होगी मैम, सीव ट्यूब के बिना हुए कैसे काम चलेगा? सीव ट्यूब का काम क्या होता है? खाने को, मेन जो खाना इधर उधर जाता है वो किसके थ्रू जाता है? सीव ट्यूब के थ्रू। तो ये आंसर तो आ ही नहीं सकता। तो मैं कंफ्यूज करने के लिए बोल रही थी, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। गलत बात है नहीं आप लोगों की। नेक्स्ट, कंपेनियन सेल्स। ये साथी तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर सीव ट्यूब है तो इसका मतलब उसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, दिमाग नहीं है, तो किसकी मदद लेती है? कंपेनियन सेल्स की। इसका मतलब कंपेनियन सेल्स भी होनी जरूरी है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। बास्ट फाइबर्स, दीज आर द डेड फाइबर्स जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? स्टोरेज का, फूड को स्टोर करके रखता है एक तरीके से, है ना। तो इसके अंदर क्या चीज नहीं होती है? स्टोरेज वाला पार्ट नहीं होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये मोनोकोट के अंदर ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये मोनोकोट जो पूरा प्लांट है उसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा में देखने को ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मोनोकोट की जो स्टेम होता है ना, सिर्फ उसके अंदर हमें फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलेगा। इट विल बी प्रेजेंट इन रूट, रूट के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। हुई बात क्लियर? हुई क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। Which of the following tissue are composed of mainly dead cell? डेड सेल का कौन बना हुआ ज्यादातर? अब आप कहोगे फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर तो 3 चीजें तो लिविंग थी, सिर्फ एक ही डेड था, तो इसमें परसेंटेज तो लिविंग की ज्यादा आ रही है। एपिडर्मिस का काम तो बहुत सारा होता है, तो ये तो लिविंग होती है। एंडोडर्मिस का भी लिविंग होती है। जाइलम के अंदर क्या थी? 3 चीजें डेड थी, एक लिविंग थी, तो इसका आंसर क्या आएगा? जाइलम, दैट इज आंसर इज सी। हुई बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? हिस्टोलॉजी की फादर मैंने सबसे पहले ही बताया था। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन होंगे? दैट इज द बिचेट। हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? याद रहेगा आपको? याद है सभी को? अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? सबसे पहला वर्ड हमने बोला कि मैम हिस्टोलॉजी है, ठीक है। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। और उसका फादर कौन है? दैट इज बिचेट। कौन है? बिचेट। कोई बात क्लियर? ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैज एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस एंड एन इनर सरफेस एंकर्ड टू कनेक्टिव टिश्यू बाय अ थिन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड। बता सकता है कोई? इसने बोला, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स है ना, मानो ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं, ये क्या है? ये बाहर के सरफेस पे तो प्रेजेंट है, लेकिन ये अंदर एक चीज से जुड़ी हुई होती हैं। जो क्या है? जो चीज से जुड़ी हुई है ना,
वो कोई सेल नहीं है, वो चीज क्या है, नॉन सेलुलर है। बिल्कुल, वो चीज क्या है, नॉन सेलुलर है। तो उसका नाम क्या है भाई, कोई बता सकता है उसका क्या नाम है? नॉन स्ट्रेटिफाइड लेयर, ये इसका आंसर नहीं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयरिंग, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉन स्ट्रेटिफाइड लेयर तो नहीं है, स्ट्रेटिफाइड भी नहीं होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिल्कुल, फाइब्रोब्लास्ट इज द फाइबर बनाने वाली सेल, तो वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सा प्रोटीन की बनी हुई होती है, कोई बता सकता है? This is our basement membrane. Basement membrane is made up of which protein? Anyone? कोई भी, किसी को याद हो? That is our collagen. Majorly made up of collagen. किस चीज की बनी हुई है, कोलेजन की। चलिए, which type of tissue form the inner lining of blood vessel? Blood vessel के अंदर कौन सी चीज, आपको पता है कोई भी होलो एरिया हो ना, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी होलो एरिया, उसको अंदर से कवर करने वाले, इनर कवरिंग लेने वाली कौन सी सेल्स होगी, ऑलवेज एपिथेलियल सेल्स। होलो कैविटी को हमेशा कवर करेगी। तो ब्लड वेसल भी एक तरीके से होलो है, हम जानते हैं, ऐसे पाइप होती है, तो एक तरीके से होलो कैविटी को कवर कौन करेगी, मैंने क्या बताया, डेट इज एपिथेलियल सेल। तो इसका आंसर क्या आएगा, एपिथेलियल। हुई बात क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स? ग्लैंड्स कौन सा टिश्यू बनाता है, एपिथेलियल या फिर कनेक्टिव या नर्वस या फिर मसल? नर्वस का तो काम ही क्या है, नर्वस का काम है कंडक्शन का, सिग्नल्स को इधर से उधर लेके जाएगा, है ना। तो इसका आंसर नर्वस तो आने से रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द मसल। मसल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का, तो ये भी ग्लैंड्स में नहीं आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नाम से पता लग रहा है क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है बॉडी के अलग अलग पार्ट को, अलग अलग चीजों को। तो इसमें ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रीशन का होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं हो सकता। एपिथेलियल तो लग रहा है, क्यों, क्योंकि काफी जगह क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और क्या रिलीज करती हैं, म्यूकस। जैसा कि हम हमारे स्टमक में ही देख लेते हैं, स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी डेंजरस एसिड, क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करके रख देगा। तो इसका मतलब, लेकिन ये हमारे स्टमक के अंदर तो प्रेजेंट है, तो हम इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, हमारे स्टमक की जो सेल्स होती हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, ताकि वो HCl हमारी जो सेल है, हमारी जो स्टमक की वॉल है, उसको अफेक्ट ना कर पाए। अब उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा तो हमारी सेल्स बच जाएगी। तो ये कौन, आपको पता है आपका स्टमक होता है ऐसा होलो ऑर्गन, है ना। तो इसके, मैंने क्या कहा, होलो ऑर्गन को कवर करने वाली कौन सी सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स। तो जब ये सीक्रेट करेगी तभी इनके ऊपर म्यूकस की वो लेयर बनेगी, ताकि HCl इसके ऊपर अटैक ना कर पाए। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी टिश्यू है जो ग्लैंड्स बनाती है, दैट इज अवर एपिथेलियल। आंसर इज बी। नेक्स्ट, द कवरिंग टिश्यू ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ एनिमल्स। हमेशा कवर करने वाला टिश्यू कौन सा होगा, एपिथेलियल टिश्यू। हुई बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स आर पुश्ड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या है, आपको मैंने बताया, अब आपका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है प्रॉपर, है ना, ये नाक से, ठीक है, ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे जाके आपके लंग्स में, दिस इज अवर योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये होलो है, तो होलो है तो एपिथेलियल सेल्स तो होंगी। अब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की एपिथेलियल सेल्स हैं। यहाँ पे क्या बोला, जैसे आपने एयर को इनहेल किया तो उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स थे, तो वो यहीं पे ट्रैप कर लिए गए, है ना, उनको यहीं पे रोक लिया गया। अब आपका क्या काम है, आप उनको वापस बाहर निकाल दो थ्रू स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब छींक के, है ना, उसी प्रोसेस के थ्रू आप बाहर निकाल सकते हो। तो अब क्या करते हैं, अब इसको बाहर पीछे की तरफ धकेलना है, तो धकेलने के लिए नॉर्मल सेल्स तो धकेल नहीं कर सकती, तो क्या करती है, ऐसे कुछ विलाई से, ऐसे ब्रश बॉर्डर सेल्स ही बनाती है अपने ऊपर, कुछ ऐसे सीलिया से बनाते हैं, जिससे वैसे धक्का मारेंगे और वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसका मतलब कैसा एपिथेलियम होगा, सीलिया वाला, सिलिएटेड एपिथेलियम। हुई बात क्लियर? तो वही सिलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड की क्या जरूरत है, स्ट्रेटिफाइड मतलब जहां प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए हो। अब मानो आप ये देखो, आपकी स्किन के ऊपर कितनी ज्यादा डैमेज आती रहती है, उधर आपको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा सेल की लेयर हो, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर वाली उड़ जाए तो नीचे असर ना आए,
तो वहां चाहिए स्ट्रेटिफाइड, तो यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो नहीं सकता। सेंसरी की जरूरत क्या है, हमें तो डस्ट बाहर निकालना है, सेंस क्या करना है इसमें, वो भी जरूरत नहीं है। ग्लैंडुलर, हमें क्या कुछ सीक्रेट थोड़ी ना करना है, हमें तो वो बाहर निकालना है, ऐसी मूवमेंट करनी है जिससे वो फंसा हुआ पार्टिकल को हम धक्के मार के बाहर निकाल सके। इसीलिए हमने कौन सा एपिथेलियम चुना, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ने कौन सा एपिथेलियम चुना, सिलिएटेड। तो आंसर क्या आएगा, ए। हुई बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेजल एंड जेनाइटल ट्रैक्ट्स आर लाइंड बाय, जो नेजल और जेनाइटल ट्रैक्ट्स होते हैं ये किसके द्वारा लाइंड होते हैं। अब आपको पता है कि बाहर के कांटेक्ट में, आपको पता है कि नाक बाहर के कांटेक्ट में कुछ भी ज्यादा ऐसे मतलब गंदी सी स्मेल भी, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स भी, सारी चीजें बियर करती है ना। आपके जो जेनाइटल्स है वो भी आउटर एरिया में है ना, तो वो अफेक्ट हो सकते हैं अलग अलग चीजों से। तो क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए है ना, उस एरिया में क्या चाहिए, बाहर के एरिया में प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए। प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए तो आप क्या सोचोगे कि मैं सेल्स की जो लेयरिंग है, मेरे लेयर ऑफ सेल्स है उनको बढ़ा देती हूँ, तो अगर एक दो ऊपर वाली उड़ भी जाएंगी तो मेरी सेल्स को ज्यादा दिक्कत ना आए, मेरे टिश्यू को ज्यादा दिक्कत ना आए, है ना। तो यहाँ पे मेरा काम क्या होगा, मेरे सेल्स के नंबर को बढ़ाना, मेरे सेल्स की लेयरिंग को बढ़ाना, ताकि प्रोटेक्शन हो सके। तो सिंपल सिंपल मतलब सिंगल लाइनिंग होगी कोलमनर की, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। कोलमनर सेल्स क्या होती हैं, कोलमनर सेल्स क्या करती हैं, अपने आप को मॉडिफाई करके ग्लैंड बना लेती हैं, तो यहाँ पे ग्लैंड की तो जरूरत नहीं है। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, हमें क्या चाहिए, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम चाहिए। हमारा मेन मोटिव क्या है, बचाना, है ना। तो हमारा मेन मोटिव है हमारी लाइनिंग्स को क्या, लेयरिंग को बढ़ाना। तो हम कौन सी चाहेंगे, क्यूबॉइडल, नॉर्मल छोटी सेल्स, ताकि वो एक के ऊपर एक, जैसे हम जानते हैं ईंटें लगती है ना, हमारा घर बनता है तब एक के ऊपर एक, उसी तरीके से यहाँ पे क्या, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें हमारे नेजल और जेनाइटल ट्रैक्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, टिश्यू फाउंड इन एरिया ऑफ रेगुलर वियर एंड टियर, जहां पे लगातार क्या हो रही है, चोट लगती जा रही है, मतलब सेल्स उतरती जा रही है, उधर क्या होगी आपके पास, ऑब्वियसली स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अभी पीछे करा हमने। नेक्स्ट इज द कार्डियक मसल फाइबर्स आर, कार्डियक के मसल फाइबर क्या है, स्ट्राइटेड है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, ब्रांचिंग है। आपको पता है मैंने ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर सी बनाई थी, दिस इज अ टाइप ऑफ आवर क्या है, कार्डियक मसल। तो ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, हाँ जी मैम ब्रांचिंग है, स्ट्राइशंस भी प्रेजेंट होती है। हमने कार्डियक मसल को रखा ही अलग इसलिए था, क्यों, क्योंकि इसकी दोनों मसल से प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। आपके पास नॉर्मल दो कौन से तरीके की मसल है, एक तो वॉलेंटरी, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्केलेटल मसल, और दूसरी कौन सी है, इनवॉलेंटरी, या फिर हम बोल सकते हैं स्मूथ मसल, है ना। स्केलेटल मसल के पास जैसे क्या है, स्ट्राइशंस है। स्ट्राइशंस का मतलब क्या होता है, एक के बाद ऐसे लाइट और डार्क बैंड ऐसे ऐसे, दिस इज आर द स्ट्राइशंस। इनवॉलेंटरी क्या है, स्मूथ है, इसके ऊपर कोई स्ट्राइशंस नहीं होते। ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बिल्कुल जी। ये क्या होती है, इनवॉलेंटरी है। ये कैसी है, वॉलेंटरी है। जबकि हमारे पास कार्डियक मसल के अंदर क्या फीचर मिक्स हो गए, हमारी कार्डियक मसल के अंदर क्या फीचर मिक्स हो गए, कार्डियक मसल कैसी है, स्ट्राइटेड है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स हैं, साथ के साथ क्या है, इनवॉलेंटरी भी है। चीजें दोनों की मिक्स हुई, इसीलिए हमने इसे एक अलग ही ग्रुप में रख दिया। तो वही कार्डियक मसल में ब्रांचिंग है, इसके अंदर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स भी हैं, साथ के साथ इनवॉलेंटरी भी है। क्या आप अपने दिल की धड़कन को बोल सकते हो, नहीं अब तो 5 मिनट आराम कर ले, बाद में धड़क ले, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको पता है जब तक आप जीवित रहेंगे आपकी ब्लड, आपका जो हार्ट है वो बीट करता रहेगा, बिल्कुल। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। हुई बात क्लियर। चलिए, सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स विच शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर, सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स विच शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, वो क्या है, दैट इज अवर लाइट और डार्क बैंड्स किस में आते हैं, इसके अंदर स्ट्राइशंस होंगे, तो स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स। ठीक है, हुई बात क्लियर, बिल्कुल जी। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं हम। मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू इज, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है, दैट इज अवर एपिथेलियम। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा हमें, एपिथेलियम मिलेगा। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड बाय, कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स कौन बना रहा है, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल या फाइब्रोब्लास्ट, बता सकता है कोई,
मैट्रिक्स बनाना है। कौन बनाएगा? मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, आपको पता है, जो सेल्स के अलावा जो भी पार्ट होता है ना किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर, आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने देखा था सबसे पहली चीज ब्लड। उसके अंदर क्या चीज होती है? एक तो सॉलिड कंपोनेंट होता है, दैट इज अवर सेल्स। उसके अलावा जो आसपास की जो चीजें होती हैं दैट इज मैट्रिक्स, है ना, उसे क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। तो मेजरली जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड कंपोनेंट है, वो कनेक्टिव टिश्यू का कौन बनाता है? दैट इज ज्यादातर कौन बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट। हुई बात क्लियर? किस चीज का बना हुआ होता है? फाइब्रोब्लास्ट का। हुई बात क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट, टेंडन एंड लिगामेंट आर, ये एक तरीके के कैसे कनेक्टिव टिश्यू है? दैट इज अवर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हुई बात क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट, लिगामेंट। अब मेरे को ये बताओ, टेंडन और लिगामेंट, है ना, तो टेंडन क्या है? टेंडन किस किस चीज को कनेक्ट करेगा और लिगामेंट किस किस चीज को कनेक्ट करेगा? क्वेश्चन आता है, अभी बताएं। टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल को बोन से जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू कौन है? टेंडन है। लिगामेंट क्या है? बोन को बोन से जोड़ता है। अब बोलते हैं ना बहुत बार कि किसी भी इंसान की क्या हो गई है, कोई हड्डी डिसलोकेट हो गई है, तो किसके कारण होती है? ड्यू टू लिगामेंट रप्चर। लिगामेंट क्या हो जाता है? टूट जाता है, फट जाता है, उसके कारण होती है क्या? किसी भी इंसान की बॉन्ड डिसलोकेशन। बॉन्ड डिसलोकेशन का मतलब अपनी लोकेशन से डिस हो गई मतलब अपनी लोकेशन से हट गई, जहां उसे नॉर्मली लगना चाहिए था वो वहां से हट गई है। हुई बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लिगामेंट कनेक्ट्स अ बोन विद, वही क्वेश्चन आ गया, एक बोन को किससे जोड़ती है? ऑब्वियसली मसल से। किससे? मसल से। ठीक है जी, मसल से जोड़ेगी। लिगामेंट, नॉट टेंडन। मैंने क्या बोला है? लिगामेंट। ध्यान से, मैंने गलत बोला तो आप भी गलत बोलोगे, मैं तो टेस्ट ले रही थी। इट इज बोन। बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? दैट इज अवर लिगामेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ, कार्टिलेज का मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ होता है? दैट इज कॉन्ड्रिटिन। कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन का किस चीज का बना हुआ होता है? कॉन्ड्रिन का। हुई बात क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट, प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड। अब आपको पता है ब्लड जो है ना, वो ब्लड मेजरली क्या है? कुछ तो सेल्स है, कुछ पार्ट उसके अंदर, और कुछ पार्ट क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा में अंदर अंदर क्या अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स हैं, सेल्स हैं, इस प्लाज्मा के अंदर ही तैर रहे होते हैं। ये क्या एक तरीके का सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड पार्ट है ना ब्लड का, जो फ्लुएंसी वाला, जो क्या है मतलब ऐसे बहता है। सेल्स तो आपको पता है 3 तरीके की होती है, ये कितना पार्ट बनाता है? दिस विल फॉर्म 45% ऑफ द होल ब्लड, बजाय की प्लाज्मा इट विल फॉर्म 55%। इसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रोटीन देखने को मिलेंगे, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ट्रांसफेरिन, पता नहीं कितने तरीके के। लेकिन आपको पता है सेल्स तो कुल 3 तरीके की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ये होती है। अब मुझे एक क्वेश्चन और बताओ, क्या प्लेटलेट एक सेल है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्स है ना, तो प्लेटलेट एक सेल है? नहीं जी, प्लेटलेट को कभी भी सेल नहीं बोलोगे। प्लेटलेट इज द फ्रेगमेंट, मतलब टुकड़े हैं एक सेल की, है ना, फ्रेगमेंट ऑफ अ सेल, जिसका नाम क्या है? कोई बता सकता है? कौन सी सेल के टुकड़े हैं प्लेटलेट्स? दैट इज द मेगाकैरियोसाइट्स। किसके? मेगाकैरियोसाइट्स की। याद रहेगा बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास? प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड इज कितना है? 55%। हुई बात क्लियर? चलिए, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स आर, सबसे बड़ी जो ब्लड सेल देखने को मिलती है वो कौन सी है? दैट इज अवर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी देखने को मिलेगी? न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगी। पक्का न्यूट्रोफिल्स आएगा? हाँ जी मैम, बिल्कुल। देखो, न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, 50 to 70% जो होती हैं न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? 20 to 40% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। ये कुछ और नहीं, ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट है ना, है तो सारी डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल। नेक्स्ट इज द, इसका आंसर न्यूट्रोफिल नहीं, इसका आंसर आएगा मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट क्या होती है हमारे पास? लगभग 2 to 8%। ठीक है जी, ये होती है लगभग 0.2 to 1%। कौन सी? बेसोफिल्स।
हुई बात क्लियर? ठीक है जी। ये क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट। अब आप मुझे बताओ, या होएगा न्यूट्रोफिल, या होएगा क्या लिम्फोसाइट, या होएगा बेसोफिल। लिम्फोसाइट में जो बी लिम्फोसाइट होती है और टी लिम्फोसाइट होती है ना, तो उसमें जो मोनोसाइट मैंने आंसर बोल दिया क्या, इसमें भी लिम्फोसाइट भी दो तरीके की होती है, एक बी होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट, है ना। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है उसका बहुत बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या आएगा, लिम्फोसाइट। अब आप बोलोगे मैम कभी आप बोलते हो न्यूट्रोफिल, कभी आप बोलते हो मोनोसाइट, कभी बोलते हो लिम्फोसाइट, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। तो आप कंफ्यूज हुए ही क्यों, आपको तो पता होना चाहिए था, मैंने आपको याद भी करवाया था, है ना। मैं तो जान करके कंफ्यूज कर रही थी आप लोगों को। चलिए, शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस कमिंग आउट ऑफ अ सोमा ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन का नाम लेते ये डायग्राम याद करोगे, कौन से वाला, ऐसे करके कुछ होता है, इसके लास्ट में क्या है, ऐसे करके टर्मिनल्स बने हुए हैं, है ना, एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन नोब, साइनेप्टिक नोब, इसके भी क्या थे, ऐसे करके ब्रांचिंग्स थी। ऐसा ऐसा करके आपको कुछ स्ट्रक्चर याद आ जाएगा न्यूरॉन का नाम लेते ही। आ गया याद? बिल्कुल जी, अच्छे से। चलिए, तो इसने बोला है छोटी ब्रांचेस प्रोसेसिंग कमिंग आउट ऑफ अ सोमा। आपको पता है दिस इज सेल बॉडी। एक बार नेमिंग कर लेते हैं न्यूरॉन की, या फिर जिसे बोल सकते हैं सोमा। उसके बाहर जो है ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या है, एक्सोन, है ना। ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का मतलब जहां पे जाके एक्सोन खत्म हो रहा है। ये क्या है, दीज आर, क्या है ये, these are nothing but myelin sheath। इसके बीच में जो गैप है डेट इज नोड्स ऑफ रेनवीर। रणवीर नहीं है ये, रणवीर है, ठीक है। कहीं को जाके लिखा है पेपर में नोट्स ऑफ रणवीर, मैम ने बताया था, आपको रणवीर बना देंगे वरना वहीं पे टीचर्स, ठीक है। तो चलिए, अब हम क्या देखते हैं, न्यूरॉन का काम क्या है। न्यूरॉन का काम होता है सिग्नल्स को कंडक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कैरी करना, है ना। क्या काम कर रहा है ये, सिग्नल को कंडक्ट करने का। ये सिग्नल कहाँ से जाता है, सिग्नल यहाँ से लेगा, पीछे टर्मिनल्स तक छोड़ देगा, फिर बाद में इसके बाद एक और न्यूरॉन होता है आगे की तरफ प्रेजेंट, है ना, जिसके ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे क्या बोला जाता है, साइनेप्स। क्या बोला जाता है, साइनेप्स। उस गैप को क्या बोला जाता है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या बोला जाता है, साइनेप्स। जो सिग्नल है कहां से जा रहा है, डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ, ठीक है, बिल्कुल आ गया समझ में। अब इसने क्वेश्चन कहता है छोटी छोटी ब्रांचेस जो सोमा से बाहर निकली हुई है, यही है सोमा सेल बॉडी से बाहर निकली हुई, क्या नाम है इनका, क्या नाम दिया, डेंड्राइट्स, दैट इज डेंड्राइट्स। हुई बात क्लियर। छोटी छोटी काफी सारी ब्रांच प्रोसेसेस है ना, एक पूरी लंबी टर्मिनल नहीं, एक्सोन होता तो पूरा बोला जाता, एक लॉन्ग ब्रांच, है ना। हुई बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ कोरप्सल्स इज। कोरप्सल्स मतलब जितनी भी सेल्स है ना, आप वो सारी की सारी सेल्स हटा दोगे तो आपके ब्लड के अंदर क्या पार्ट बचेगा, मैंने बताया था ब्लड तो बना ही दो पार्ट का है। किस चीज का, एक तरफ तो सारी सेल्स हैं और दूसरी तरफ क्या, प्लाज्मा। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन में बोला इन सेल्स को हटा दिया तो बचा क्या, ऑब्वियसली प्लाज्मा बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, प्लाज्मा। हुई बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, टेंडन इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स। टेंडन किस किस को कनेक्ट कर रहा है, अभी पीछे करके आए हैं, दैट इज मसल को बोन से। किससे को, मसल को बोन से, ठीक है जी। ये हो गई हमारा टिश्यू चैप्टर की एक्सरसाइज भी खत्म। अब मुझे फटाफट से बताना कि आपके कितने मार्क्स आए, कितना स्कोर रहा आपका हमारे इस चैप्टर में, कैसा रहा आपका सब, है ना। तो अच्छे से बताएंगे मुझे, बिल्कुल। तो नेक्स्ट, थैंक यू, वी हैव डन विद आवर टिश्यू चैप्टर। अब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है ना। तो अब मुझे जल्दी से अपना स्कोर बताएं, और अगर स्कोर किसी का कम भी है तो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, दोबारा से रिवाइज करें, है ना, अच्छे से समझें।
और दोबारा फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। कभी भी ये मत सोचना कि हाँ मैंने चैप्टर पढ़ लिया है तो अब मेरे को याद हो गया है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका चैप्टर पढ़ा हुआ भी एक जीरो है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पता है, आपको पेपर में आप जाके अगर मान लो कोई एग्जाम दोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से आपको नंबर देंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो क्या हुआ, आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करते हो ये मैटर करता है, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एकदम मस्त तरीके से करना है। अब हमारा टिश्यू चैप्टर भी डन हो चुका है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस।